नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वैन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच मुलाकात होगी, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ जाएंगे। सीएमओ में दोपहर 12 बजे ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली जाएगी। शाम 5 बजे के आसपास पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज सीएम का पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, कहां का वो जो है बैठकों का दौर उनका जारी रहेगा, कहां को बैठक लेंगे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग हो चुकी है। दोनों राज्यों में किसकी बनने वाली है सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ गए और एग्जिट पोल के मुताबिक इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बन रही है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, देखिए आप। महाराष्ट्र में कौन बनेगा सरदार, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार का अनुमान जता रहे हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। एक नजर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के अनुमानों पर। मेट्राइज के अनुसार महायुति को 150 से 170 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 के बीच सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो 8 से 10 सीटें खाते में जा सकती हैं। टीम आरक्यू के अनुसार महायुति को 137 से 157 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 2 से 8 के बीच सीट मिल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार महायुति को 152 से 160 के बीच, वहीं महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 के बीच और अन्य को 6 से 8 के बीच सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स प्लस के अनुसार महायुति को 175 से लेकर 195 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 के बीच और अन्य को 7 से 12 के बीच सीटें मिल सकती हैं। महा एग्जिट पोल की माने तो महायुति को 162, महाविकास अघाड़ी को 122 और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में भी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। झारखंड के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं। मेट्राइज के अनुसार एनडीए को 42 से 47 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 के बीच सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं रहेगी। वहीं पीपुल्स प्लस के अनुसार एनडीए को 44 से 53 के बीच सीटें और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 के बीच सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। जेवीसी के अनुसार एनडीए को 40 से 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के अनुसार एनडीए को 45 से 50 सीटें, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। महा एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 46, इंडिया को 32 और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है, आइए वो भी सुनाते हैं। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है। 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पे जितनी सीटें भाजपा को बताई जा रही हैं, आप देखिएगा भाजपा गठबंधन को उससे ज्यादा सीटें आएंगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल आपने देखे। अब 23 नवंबर को पता चलेगा इन दोनों में से किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन असली नतीजे तो काउंटिंग के बाद ही सामने आएंगे। चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अपनी ताकत झोंकी है। ये चुनाव कई मायनों में बेहद अलग है। महायुति या महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र की सत्ता किसे मिलेगी? मतदाताओं ने ये तय कर दिया है। आज महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वोटर्स ने ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग्य कैद कर दिया है। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। ये चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी अस्तित्व और पहचान की भी लड़ाई है। महायुति गठबंधन से बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना 81 और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। महाविकास अघाड़ी में 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, तो शरद पवार की एनसीपी 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा बसपा, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने जहां महाविकास अघाड़ी पर वोट जिहाद का आरोप लगाकर धर्म युद्ध की बात कही है, तो महाविकास अघाड़ी भी मुद्दों पर हमलावर नजर आई। महायुति का चलेगा दाव या महाविकास अघाड़ी की दौड़ेगी गाड़ी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र की सियासत एक और मुद्दे पर गर्म है। रिटायर्ड आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया कि सुले और पटोले ने 2018 में बिटकॉइन का दुरुपयोग करके चुनावों के लिए धन जुटाया। हालांकि सुले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में किसे मिलेगी जीत, इस पर तो दावों का दौर जारी है। सुप्रिया सुले पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वहीं सुप्रिया सुले मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनने की भविष्यवाणी से महायुति के नेता गदगद हैं। देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल ने एग्जिट पोल का स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है, और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे केंद्र सरकार की योजनाओं का भी फायदा महाराष्ट्र को हुआ है। उसके साथ साथ 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीतदादा पवार जी के सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, वो भी निर्णय का हमारे महायुति को फायदा होगा। देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, देश भाजपा एनडीए के साथ चलना चाहता है। जो झारखंड में हो रहा है उनका भी काम देखा, उसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार का काम देखा, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए, कमजोर पड़ गए, और राहुल गांधी कहे कि वो हमसे आंख नहीं मिलाते हैं, जनता जवाब दे रही है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि 2027 से पहले ये उपचुनाव काफी अहम है।
वोटिंग के दौरान बुर्के पर काफी सियासी गहमागहमी देखने को मिली, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बात चुनाव आयोग तक पहुंची तो शिकायत पर एक्शन भी हुआ, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग में बुर्का पर भी खूब सियासी हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की और चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन भी लिया। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों पर सस्पेंशन की गाज गिरी। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिस कर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार में रोका नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो काउंटर करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रहना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर दिया है। ये दीवानी इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। उधर मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस का रवैया इस चुनाव में लोकसभा चुनाव से ज्यादा खराब है। बीजेपी के लोग बुर्के को लेकर माहौल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने साफ कर दिया कि करहल में बीजेपी ही जीतेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने खुले मन से संसद में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। ज्यादा से ज्यादा मेरी सबसे यही अपील है कि आप जाइए और अपना वोट और मताधिकार का प्रयोग करिए। और हम समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है और लोगों को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने का कार्य कर रही है। कि लोकतंत्र अपना फैसला करता है और मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। उधर कटहरी उपचुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी रही। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने एसपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एसपी चाहती है फर्जी मतदान हो। बुर्के में फर्जी मतदान कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो
मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना। पुलिस का काम है किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग निकलकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमने निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र की सियासत में बिटकॉइन विवाद में ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ इस मामले पर सियासत हो रही तो दूसरी तरफ ईडी ने इस केस की जांच भी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस केस के जुड़े गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने कई चीजें जब्त की हैं। इससे पहले बीजेपी ने बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर मौजूदा चुनावों में अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और इस मामले में गौरव मेहता और सुप्रिया सुले की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया था। यह मामला पूरी तरीके से तकनीकी है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ छापे पड़े हैं और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उसके बाद यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी खबर है, पाकिस्तान में शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान का एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान सेना के सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद कर ले जाया जा रहा। दावा किया गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 1 महीने में आतंकी हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आतंकी हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद कर ले जाते हुए एक वीडियो पाकिस्तानी सेना में बड़े कमांडरों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है इसके बाद, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की संघीय शीर्ष समिति ने बलूचिस्तान में सभी सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान को मंजूरी दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना इन तमाम आंकड़ों को छुपाने का प्रयास करती है, लेकिन इस बार उसे अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। पिछले 3 दिनों के दौरान आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार गया, जबकि एक पुलिस स्टेशन में घुसकर उनके 7 पुलिसकर्मियों का अपहरण भी किया गया। हालात ये हैं कि थाने में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भाग खड़े हुए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इसके साथ ही सीएक्यूएम ने ग्रैप नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत ग्रैप की स्टेज 3 और 4 जो है लागू होने पर स्कूलों को फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है। बदले में ये हुए नियमों के मुताबिक ग्रैप 3 के लागू होने पर 5वीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद रहेंगी और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के समय में बदलाव किया गया। ग्रैप 4 लगते ही 11वीं तक के स्कूल को बंद करना होगा और ये नियम गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर पर भी लागू होंगे और इनसे जुड़े इलाकों के लिए राज्य सरकार फैसला ले सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की गई। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि प्राइवेट ऑफिस में भी ऐसा करने की अपील है। गुरुग्राम में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया। स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, अग्निशमन सेवाएं, कानून प्रवर्तन, बिजली आपूर्ति, आपातकालीन जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी तरीके से क्षमता से काम करना जारी रखेंगी। के अंदर जो प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है, उसके तहत वर्क फ्रॉम होम का निर्णय ले रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि प्रदूषण के स्तर को लगातार कम किया जाए। केंद्र सरकार से और भाजपा से हमारी यही मांग है कि सभी जो उनकी 5 सरकारें हैं वो भी अपनी सक्रियता से काम करें और ग्रैप 4 को लागू करें। बर्फीले पहाड़ों पर इससे चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। डोलियां भी शीतकालीन प्रवास पहुंच चुकी हैं। अब अगले 6 महीने यहीं पर पूजा होगी। ऐसे में अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि सरकार शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत करे।
चार धाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है, लेकिन कपाट बंद होने के साथ ही इन इलाकों में सन्नाटा पसर जाता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कपाट ग्रीष्मकालीन धामों के बंद होते हैं। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर तो भगवान विराजमान होते ही हैं, लिहाजा शीतकालीन धामों तक यात्रा जारी रह सकती है। ज्योतिर्मठ में लोग शीतकाल में यात्रा पर आते हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अगर सरकार इसमें पहल करती है तो इसका बड़े स्तर पर संदेश जाएगा। पट बंद हो गए तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है, तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सरकारी लेवल पर साल 2011 में भी एक बार शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने की पहल की गई थी। चार धाम विकास परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल तक बर्फबारी के बावजूद यात्रियों को ले गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो शीतकालीन यात्रा होनी बहुत आवश्यक है। वो यहाँ की रोजी रोटी के लिए भी आवश्यक है। जो तीर्थयात्री देख नहीं पाते उस समय, उनको भीड़ रहती है, जो वेटेज रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, 10-10 दिन तक नहीं मिलता है, गाड़ियां नहीं मिलती है, होटल नहीं मिलते, उनको भी न वो बाधित होंगे न कहीं उनको रोकना पड़ेगा। शीतकालीन चार धाम यात्रा के दो पहलू हैं। श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन तो करेंगे ही, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उच्च हिमालय के इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर, भीषण बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है, और उस पर सड़कों को खुला रखना सेना तक के लिए भी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी सर्दियों में चार धाम यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।